बहुत लोगों को, हम सब में से, गुड पर्सन सिंड्रोम की बीमारी होती है। और जो ये गुड पर्सन सिंड्रोम होता है, गुड पर्सन सिंड्रोम वाला बंदा वो चीज़ें कभी नहीं करेगा जो उसको करने का मन है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसको कुछ करने का मन भी है, बिकॉज़ वो दूसरों के कहा-कही में इतना ज़्यादा डूबता जाता है कि जब बहुत देर हो जाती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने तो अपनी लाइफ़ में कुछ किया ही नहीं। बहुत ही क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि जब लोग रिटायर होते हैं इंडिया में, लोग तब सोचते हैं कि अब हम वो करेंगे जो हम करना चाहते थे। और जो ये सारी वो ज़िंदगी निकालते हैं इसके पहले की, ये सारी जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझते हैं। कैसी प्रॉब्लम से जूझना? बिंज ईटिंग के बारे में मुझे आज स्पेसिफिकली बात करनी है। अगर आप एक वर्किंग वुमन हो, तो आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप किस कंडीशन में बिंज ईटिंग करते हो। आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया, और स्पेसिफिकली अगर आप मिलेनियल हो, आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया, आपको उसको लेके स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे लेट मी रिवॉर्ड माई सेल्फ। ऑर्डर किया कुछ ऑनलाइन, ठीक है, लेट मी रिवॉर्ड माई सेल्फ, और काम करने बैठ गए। फिर पता नहीं चला, एक खाया, दो खाया, पता नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ, पर खा बहुत ज़्यादा लिया मैंने। काम पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। जो लोग बिंज ईटिंग नहीं करते उनके लिए स्मोक है। एक सिगरेट पे रुक ही नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है एक और बस मैं सिगरेट पी लूँ, बस एक और मैं सिगरेट पी लूँ, फिर मेरे मन को जो शांति आएगी। और बच्चे जो ना ही बिंज ईटिंग का जिनके पास एक्सेस है, ना जिनके पास सिगरेट्स का एक्सेस है, नशों का एक्सेस है, वो क्या करेंगे? वो सो जाएँगे। क्यों? क्योंकि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग फ़ील हो रही है ना, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको फ़ील हो रही है, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं चाहती कि आपको अनकंफर्टेबल फ़ील करो, आप नहीं चाहते। तो उस अनकंफर्टेबलनेस से डील करने के लिए बॉडी वो ढूँढती है, जिसके साथ वो कम्फ़र्ट फ़ील करती है। समझ रहे हो? ऐसे कनेक्शन मेंटेन होता है। अब अगर आप एक लड़की हो, और इस तरीके की लड़की हो कि आपका शुरू से आपने घर में बहुत अपनी लाइफ़ बिताई है, तो घर में जो लड़कियाँ बहुत लाइफ़ बिताती हैं, अपना बचपन बिताती हैं, फूड ही उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। फूड ही उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और इसी फूड के साथ वो कोप करती हैं। अगर स्कूल में स्ट्रेस हो, अगर ट्यूशन में स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, और यही पैटर्न कंटिन्यू होता है जब आप काम जॉइन कर लेते हो। काम जॉइन किया, ये पैटर्न सेम कंटिन्यू होना शुरू हो गया। और पर्पस ना ये है ये बात करने का कि बहुत पैसे बहाए हैं मैंने, इतने बेहिसाब पैसे बहाए हैं मैंने, इतनी सारी ऐड देख देख के कि ब्लड टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि तुम प्री डायबिटिक हो, प्री थायरॉइडिक हो। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट्स को पैसे दिए हैं मैंने, जिससे न्यूट्रिशनिस्ट कुछ ऐसा लिख देगी जिससे मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट के ही देने से मेरी हेल्थ ठीक हुई है। न्यूट्रिशनिस्ट के देने से भी हुई है, और अगर मैंने खुद कोई डाइट फॉलो की है तो भी हुई है। पर डाइट फॉलो करने वाली चीज़ तो बाद में आती है ना। पहले जो ये बड़ा सा ये बबल है बिंज ईटिंग का, बिंज ईटिंग की वजह से ही तो डाइट खराब हो रही है। बिंज ईटिंग की वजह से ही तो न्यूट्रिशनिस्ट का वो चल रहा है। अगर और ये दिस इज नॉट अबाउट जबान पे कंट्रोल, ओके? बहुत लोग बोलते हैं कंट्रोल नहीं होता। इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर
टंग का टेस्ट एट ऑल, बिकॉज टंग का टेस्ट एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, पर बिंज ईटिंग एक हैबिट है। और जो ये हैबिट है ना, ये एक बिहेवियर कॉन्स्टेंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है। किस तरीके का बिहेवियर? कि आप कभी अकेले जब पड़ जाते हो, वैसा इमोशन फील करना कि मैं अकेला हूँ इस चीज में, तो मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत है। तो वो सपोर्ट आपका बनता है फूड, बिकॉज फूड कुछ कह नहीं सकता ना। सेम चीज लोग डॉग्स के साथ करते हैं। उनको कभी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो डॉग को अपना एक इमोशनल फ्रेंड बनाते हैं। पर अजीब है ना बहुत, कितनी इजी चीज है फिर भी कितनी कॉम्प्लेक्स समझने के लिए। तो मेरी भी लाइफ ऐसी रही है। मैंने बहुत बार वेट लूज किया है, बहुत बार वेट गेन किया है। और शुरू में तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेती थी। जब मैंने पहली बार वेट गेन किया, ये था मेरी 11वीं कक्षा में। 11th में जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मैं आईआईटी की तैयारी कर रही थी। और ऑफ कोर्स मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, क्योंकि कोचिंग सेंटर में तो मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। मुझे एक्चुअली कभी पता ही नहीं था कि 11वीं में मैंने लेना क्या है। नॉन मेडिकल मैंने ले ली धक्के से, क्योंकि मेरा मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया था 2009 में, एक पर्सनल डायरी में एक लड़के के बारे में लिख के, जो मुझे पसंद था। तो मेरे पर्सनल डायरी को मेरे पेरेंट्स ने पढ़ा और उन्हें लगा कि लड़की तो बिगड़ रही है। एंड आई वॉज अ वेरी स्टूडियो स्टूडेंट। तो वहां से मैं आज जाके देखती हूँ, कितने साल पहले की बात है ये, 18 साल पहले की बात है। ये 18 साल पहले की बात है कि जब मैंने ये पैटर्न पिकअप किया, कि जब मुझे इतना अकेला फील हो रहा है कि मुझे किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब उस सपोर्ट में आपके रिलेशनशिप्स आने चाहिए, पर वो रिलेशनशिप्स नहीं है। और इसमें मेरे माँ बाप की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। और अगर आप भी मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से अगर आप भी अभी रिलेट कर पा रहे हो कि आपने अपनी हैबिट कब स्टार्ट की थी, तो आप उस बंदे को ब्लेम करके कुछ भी नहीं पालोगे। क्योंकि ये देख रहे हो, ये चीज, ये हैवीनेस, दिन में कुछ भी ना खाओ ना तो भी ये हैवीनेस रहती है। कहाँ से आती है ये पता है? ये आती है फालतू की ग्रीफ से, फालतू की एंगर से, जो आपके लिवर को हैवी करता है। अगर ये सारे इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस आपके लिवर को ही प्रोसेस करने होते हैं, और जब वो प्रोसेस नहीं कर पाता, वो स्लो हो जाता है। और जब वो स्लो हो जाता है तो बॉडी में हैवीनेस फील होती है। बॉडी में हैवीनेस फील होगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या? बॉडी स्वेल्ड अप दिखेगी, हाथ ऐसे मोटे मोटे दिखेंगे। मेरी बॉडी ऐसी नहीं है। मेरी बॉडी सुबह कुछ डिफरेंट दिखती है, दोपहर में कुछ डिफरेंट दिखती है, शाम को डिफरेंट दिखती है, और रात को डिफरेंट होती है। तो ये सारा इमोशंस का ही खेल है बाबू। जो इमोशंस है ना आपके, आपकी बॉडी बस उसको एक्सप्रेस कर रही है। बॉडी भी कोई मेरी दुश्मन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे शीशे में खुद को देखते हो ना, खुद को देख के ही तो पता लगेगा कहाँ कालक लगी हुई है। तो बॉडी बस दिखा रही है बंधु, इतना ज्यादा ग्रीफ मत करो, इतना ज्यादा एंगर मत करो। तो अगर आप मुझे सुन रहे हो अभी, तो आपको मुझे ये बताना है कि जिस भी वजह से आपका पैटर्न स्टार्ट हुआ, आपको वहां जाके उन लोगों को ब्लेम नहीं करना। आपको ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि आपने वहां से जो पिकअप किया, क्या क्या चीज थी वो, खाली वो क्या चीज थी, खाली क्या वो डब्बा है जिसको आप भरने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर वो कोई और बंदा ना करता तो कोई और कर देता। तुम्हारी आत्मा एक सर्टेन तरीके का सोल मिशन लेके आई है ना। वो सोल मिशन को एग्जीक्यूट होने के लिए, सोल मिशन के एग्जीक्यूशन के लिए एक इवेंट का ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक बंदे से बच जाओगे, कहीं और से वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, जब तक तुम उसको सॉल्व नहीं कर लेते।
और सॉल्व नहीं करोगे तो ट्रिगर्स बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। बहुत डीप स्टडी की है मैंने इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैंने इतनी बार वेट लूज करने की कोशिश की, इतनी बार वेट गेन किया, मैं परेशान हो गई कि ये चीज क्या है जो चिपक गई है मेरे को। क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूं। मैं, आप जैसे मुझे देख रहे हो, मैं खुद को वैसे नहीं देखती। दिन में मेरे माइंड में 100 वो चलते हैं। एनीवे, कमिंग बैक, तो मैंने पहली बार वहां से स्ट्रेस ईटिंग का गंदा पैटर्न पिकअप किया। 9वीं में जब उन्होंने मेरी पर्सनल डायरी देखी, मैं बहुत एक स्ट्रेस के अंदर जाती चली गई कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि मेरी स्टडीज कहीं अफेक्ट नहीं हो रही इस चीज से। तो 11वीं में मुझे, मतलब मैंने अपना दिमाग ही स्विच ऑफ कर दिया। मुझे ऐसा लगा अब जो ये बोलेंगे बस मैं वही करूंगी। और सोचो ना, ये पैटर्न्स भी कहाँ से आ रहे हैं कि अगर कोई मेरे से नाराज हो गया किसी सर्टेन चीज के रिगार्डिंग, तो मैं उनको मनाने के लिए बस वही करूंगी जो वो चाहते हैं मुझसे। और वो क्या चाहते थे कि मैं एक अच्छी, जैसे मैं पढ़ाकू लड़की थी तो मैं पढ़ाकू और पढ़ाकू और पढ़ाकू 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 बनती जाऊं। और मैंने कहा ठीक है। तो 11वीं में मैंने तो अपना ब्रेन ही शट ऑफ कर दिया। जब से ये इवेंट हुआ था, मेरा मेरा ब्रेन ना शट ऑफ ही था, बस एक बैक साइड से चल रहा था जो एक डेली टास्क के लिए मुझे चाहिए, डेली पढ़ाई के लिए चाहिए। और 2 साल मैंने खुद को बहुत खींचा, 9वीं और 10वीं। फिर 11वीं में जब मैंने खुद ही अपना दिमाग बंद कर दिया, तो मैं क्या ही बात करती कि मुझे मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है। उन्होंने बोला नॉन मेड ले लो। मैंने कहा ठीक है, नॉन मेड ले लो। तो नॉन मेड में कोचिंग सेंटर चले जाओ। ओके, कोचिंग सेंटर चले जाओ। और ना मेरे से कोचिंग सेंटर में पढ़ाई हो रही, कुछ दिमाग में ही नहीं घुसता था मेरे। ना मेरे से कोचिंग सेंटर में पढ़ाई हो रही, ना मेरे से स्कूल में पढ़ाई हो रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो स्कूल में ही फेल हो जाऊंगी, आईआईटी की तो बात ही छोड़ दो। इन्होंने तो मतलब मेरे से ऐसी उम्मीदें लगा रखी हैं कि शायद मैं आईआईटी जाने वाली हूँ। फिर जैसा भी हुआ, स्कूल और कोचिंग सेंटर के बीच में चक्कर लगते थे। मतलब जो 11वीं में आपका रेगुलर स्कूल नहीं होता है, स्कूल तब जाओ जब क्लास लगे, फिर कोचिंग जाओ। तो इसके बीच में ना मेरा शेड्यूल बिगड़ा सबसे पहले तो। 9वीं और 10वीं में मेरा शेड्यूल एक सेम शेड्यूल था। सुबह 8 बजे जाना स्कूल, 3 बजे आना स्कूल से, 4:30 बजे शायद मैं ट्यूशन चली जाती थी, 6:30 7 बजे ट्यूशन से आ जाती थी। तो एक शेड्यूल सेट था। और इसके बीच में एक रूटीन सेट थी, खाने का सारा हिसाब सेट था। फिर जैसे ही 11वीं में ये शेड्यूल गड़बड़ हुआ ना, कि स्कूल का कोई टाइम नहीं है, कोचिंग क्लासेस का कोई टाइम नहीं है, कभी भी कोई भी कोचिंग क्लास हो रही है। तो इसके बीच में मेरे को इतना स्ट्रेस होने लगा, मुझे इतनी टेंशन हुई इन चीज़ों की कि पता नहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं। तो वहां से मैंने ये पैटर्न सबसे पहले डेवलप किया। ये 9th 10th में भी डेवलप हो सकता था क्योंकि स्ट्रेस तो बिल्डअप हो ही रहा था। पर उस टाइम मुझे एक और टाइम विंडो नहीं मिली। इस गंदी गंदी हैबिट क्यों बोले इस चीज को, इसने भी कहीं ना कहीं मेरी हेल्प की है ना कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस चीज के रिगार्डिंग। तो किया। 11वीं 12वीं में मैं स्कूल से आती थी, आप मानोगे नहीं मेरी खाने की कैपेसिटी, मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि कैसे मैं इतना सारा खाती थी। चौ 4 रोटियां एक बार में खा लेना, सुबह खाली पेट जाना, सुबह भागना, और ब्रेकफास्ट मिस करना। सबसे पहले यहाँ मेरे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने स्टार्ट हुए। सुबह कुछ ना खाना, फिर पूरे दिन स्कूल में तो कुछ खा ही नहीं सकते। और फिर आना, 4 रोटियां खाना, 4 रोटियों के साथ दो दो सब्जियां खाना। कैलोरीज का तो कुछ आइडिया ही नहीं था। 4 रोटियों के साथ दो दो सब्जियां कटोरी खाना। और फिर पेट को तो मैं देखती ही थी। मतलब एक ना वो सेंसेशन होती है बंदे की, उसको पता चल जाता है कि पेट भर गया। मेरे को पता ही नहीं चलता था क्योंकि मेरी ये अंदर की जो सेंसेशंस थी ना सारी, ये मैंने मार ली थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा बस कि अब तो मुझे बस ये करना है, मुझे बस मुझे बस इस चीज को पार करना है, बस मैं इस चीज को पार करना चाहती हूँ। फिर कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये ये एटीट्यूड था।
और जब बाकी लोगों को देखा, तो जैसे 11वीं 12वीं में आप होने लगते हो 16-17 के, तो बहुत लोग बस प्लान कर रहे होते हैं कि अब हम जिम जाना स्टार्ट करेंगे, और बहुत लोग बोल रहे होते हैं, लड़कियां यूजुअली बोल रही होती हैं कि ठीक है, बस एक बार मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खत्म हो जाए, फिर तो मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी खा लेते हैं, कोई बात नहीं। हम भी जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो वी विल आल्सो गो टू जिम, और बॉडी आ जाएगी पकड़ में, और क्या इतनी बड़ी बात है। तो खाया मैंने बेहिसाब, बिना सोचे समझे। और मेरे को एक शब्द याद नहीं, पता नहीं मैंने क्या पढ़ाई करी, पर मुझे ये जरूर याद है कि वो टाइम मैंने बहुत स्ट्रेस में निकाला अपना। फिर 11वीं 12वीं लगातार 2 साल ये हैबिट फॉर्म हुई। और जब आप इनिशियली, इसको ना अब्यूज बोलते हैं, सेल्फ अब्यूज है ये। अगर आपको नहीं पता ना, तो मैं आपको थोड़ा अवेयर करना चाहती हूँ इस चीज के बारे में, कि ये चीज सेल्फ अब्यूज है। सेल्फ अब्यूज क्यों है ये? कि पता है आपको आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, फिर भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जानते हो, और करते हुए भी जानते हो कि ठीक नहीं है, फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्यों पहुंचाना चाहते हो खुद को नुकसान? सोचा है कभी अंडरलाइंग फीलिंग क्या है उसकी? खुद को पहुंचाना चाहते हो नुकसान क्योंकि तुम्हें शर्म है। एक चीज की शर्म पकड़ के बैठ गए हो। मैं शर्म पकड़ के बैठ गई थी उस इवेंट की, कि कितनी बुरी बात हुई है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइकिंग के बारे में मेरी पर्सनल डायरी में पढ़ लिया। और पर्सनल डायरी मतलब, बच्चे का दिमाग कितना ही पका हुआ होगा, पर्सनल डायरी को हम कैसे समझते थे कि नहीं पर्सनल है, कोई भी ना पढ़े, ये तो कोई भी ना पढ़े। तो मेरे लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। और मैं ये सारी चीजें ना आज रियलाइज करती हूँ। सोचो आप कि इस चीज से डील करते हुए कितने सारे साल हो गए मुझे, है ना। 30 की हूँ मैं अभी, और इसके बीच में मैं कॉर्पोरेट भी चली गई, बहुत अच्छा करियर भी बना लिया। पर ये जो पैटर्न है ना, मैं सिर्फ बिंज ईटिंग के पैटर्न की बात नहीं कर रही हूँ। बिंज ईटिंग तो आपके देखने का तरीका है बाहर से उस चीज को, पर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है ना आपके। जो अंदर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो अंदर चलने वाली चीज है ना, वो हर चीज का बेस बनती है। तो ये शेम, जो मुझे शेम थी, शेम, ये शेम बेस बनी बाकी बहुत सारी चीजों का। जब मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना था, मैं इतने टाइम तक बोल ही नहीं पाई, मैं घर पे कॉल ही नहीं कर पाई कि मुझे खुद का कुछ करना है। क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, शर्म। पता नहीं क्या बोलेंगे, भाई इतना पता नहीं क्या बोलेंगे। जब काम में भी स्ट्रेस हुआ, तो सिगरेट का सहारा लिया, अल्कोहल का सहारा लिया। और ऐसा नहीं कि मैं कोई पियकड़ी या फिर सुट्टेबाज। प्रॉब्लम ये है ना कि आसपास का कल्चर ही इतना प्रमोट करता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? अंदर का जो शोर है ना, अंदर के शोर को हम सुन ही नहीं पाते, जब बॉडी ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेन हो रही है जहाँ पे बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। और एक बार जब बॉडी को ज्यादा शोर में रहने की आदत हो जाती है, तो बॉडी वही शोर ढूंढ रही है ताकि उसको अंदर का शोर नहीं सुनाई दे। अंदर के शोर को सुन लिया तो लोगों पे गुस्सा आएगा, और जब लोगों पे गुस्सा आएगा तो फिर क्या करोगे? साइकोलॉजिस्ट पता है क्या बोलेंगे यहाँ पे? बोलेंगे कि वो बंदा नार्सिसिस्ट था, हटाओ, डिस्टेंस योरसेल्फ। एस्ट्रोलॉजी क्या बोलेगी? कर्मा था तुम्हारा। मैं फिलोसफी पढ़ रही हूँ मिरांडा हाउस से, और फिलोसफी में वेदांत का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, अगर आप जानते हो तो। वेदांत में हम सिर्फ सेल्फ पे फोकस करते हैं,
ठीक है ना। और माइंड यू मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी रह चुकी हूँ। कोई रीजन होगा कि एस्ट्रोलॉजी पे मैं रुकी नहीं, क्योंकि ये दोनों साइंसेस, फिलोसफी के अलावा साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये सिर्फ आपको सिखा रही हैं कि पीछे पास्ट की चीजों को बार बार कैसे फील करो भाई। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि पास्ट की चीजों को फील करना, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहती हूँ। बॉडी जो होती है, बॉडी होनी चाहिए सर्वेंट और माइंड होना चाहिए मास्टर, पर उल्टा सीन हुआ बड़ा। दैट बॉडी हैज बिकम द मास्टर एंड माइंड हैज बिकम द सर्वेंट। बॉडी बोलेगी ये खा लो, माइंड बोले हाँ हाँ हाँ, खा लो खा लो खा लो खा लो। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, नहीं भाई तुम्हारी बॉडी हैबिचुएटेड है। जी, बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी हैबिचुएटेड है ना, हैबिचुएटेड है चॉकलेट के टेस्ट की, हैबिचुएटेड है। और बार बार जो ये जो ट्रिगर होता है ना तुमको, कि मुझे अब खाना चाहिए, मुझे अब खाना चाहिए, मुझे अब, ये कैसे ट्रिगर होता है ये भी बताते हैं। जो डिस्पेंजा को जानते हो, तो जो डिस्पेंजा ये बताता है कि आपकी बॉडी के जो इमोशंस हैं, जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर पास्ट का इमोशन है, प्रेजेंट का इमोशन है, फ्यूचर का इमोशन है, पास्ट का इमोशन है तो वो शेम होगा, फ्यूचर का इमोशन है तो या तो वो वरी होगी या फिर कोई मैनिफेस्टेशन होगी। तो प्रेजेंट में रहने के लिए प्रेजेंट के इमोशन फील करने चाहिए। पर वो क्या बोलता है कि कोई भी इमोशन आप फील कर रहे हो ना, वो इमोशन माइंड में एक केमिकल जनरेट करता है। और वो जो केमिकल होता है, केमिकल एक फ्यूल है, फ्यूल। बॉडी में जो भी जीन्स है ना, जीन, GENE, जीन, जीन होता है एक स्विच ऑन ऑफ बटन। ठीक है। तो जो भी केमिकल फायर हो रहा है, केमिकल फ्यूल है किसी भी जीन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने का। अब अगर स्विच ऑन ऑफ होगा जीन तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी है ना ये खुद ही प्रोटीन्स बनाती है। जैसे मसल्स जो है अमीनो एसिड खुद बनाती है, स्किन जो है कोलाजन खुद बनाती है। अमीनो एसिड और कोलाजन दोनों प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी एक प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीन होती है। ओके। पर वो कौन से प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी डिपेंड्स ऑन आपने कौन सी बत्ती, कौन सा जीन स्विच ऑन या ऑफ किया है। ठीक है। अगर मेरी बॉडी एक सर्टेन तरीके की है, क्यों है, ऐसी मुझे मिली तो नहीं ना, कैसे बन रही है ये अब। चले जाओ किसी नॉर्मल बंदे के पास, वो क्या बोलेगा, लेजी है, एह एह, 100 गंदी बातें बोल देगा। पर उसको ये नहीं समझ में आएगी चीज कि अंदर क्या चल रहा है बंदे के। अरे यार वेट लॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वेट लॉस तो खुद होता है यार। मत खाओ, हो गया वेट लॉस। मत खा यार। पर वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक हैबिट रिपीट कर रहे हो ना मेरे भाई। तो वो हैबिट तोड़ने के लिए अंदर आपके जो है उसको तो बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। तो अब मुझे मान लो स्ट्रेस हुआ, ठीक है। अब बॉडी को आदत है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करने की, तो एक इमोशन वापस फायर हुआ, वापस से वो केमिकल रिलीज हुआ, वापस से वो जीन निकला और वापस से प्रोटीन बन रहा है ना। बॉडी मांग रही है, जैसे ही इमोशन जनरेट हुआ बॉडी मांग रही है, दो मुझे भाई बिंज ईटिंग के लिए कुछ भी दो, कूड़ा दो, कूड़ा दो, करकट दो, कुछ भी खा लूंगा मैं, बस कुछ खाना है मुझे, तो दबा दे ये फीलिंग, बिकॉज ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल, ये इमोशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या करोगे भाई, क्या करोगे। जो आप जाते हो ना थेरेपिस्ट के पास मेरे भाई, वो ना सिर्फ उस तरीके के इमोशन निकाल सकता है जो इमोशंस बड़े फ्रेश हैं आपके माइंड में। सालों सालों के इमोशन थेरेपिस्ट से बातें करके थोड़ी ना निकलेंगे मेरे भाई, क्योंकि उसके बॉडी में पैटर्न्स बन गए हैं। अगर जाके थेरेपिस्ट से बातें करोगे बहुत सालों के पैटर्न्स की, पता है क्या होगा, गंदा और लगेगा तुम्हें, क्योंकि बात करते हुए वापस तुम वो फील कर पा रहे हो ना मेरे भाई। तो बॉडी के पैटर्न्स को निकालने के लिए ना बॉडी को मूवमेंट देना पड़ता है। तो मूवमेंट कुछ भी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज बॉडी को पतला करने के लिए नहीं होती,
एक्सरसाइज होती है बॉडी में सर्कुलेशन चालू करने के लिए। सर्कुलेशन, ओके, लिसन टू दिस वर्ड वेरी केयरफुली। सर्कुलेशन बॉडी में चाहिए क्योंकि एक इमोशन कहीं ना कहीं स्टक है। हम्म, ये आप जानते होगे। अगर, और यहीं पे ही ना, कि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ना, इसके लिए इससे ज्यादा परफेक्ट टाइम नहीं हो सकता कि आप मुझे सुनो। क्यों, मैं लास्ट, मेरे को 3.5 साल से मैं जॉब छोड़ के मैं इसी ही चीज में रिसर्च कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं कर सकते हो इस चीज को। क्या रिसर्च कर रही हूँ कि किसी को अगर आगे बढ़ने से डर लगता है ना लाइफ में, तो उसके यहाँ घुटनों में पेन हो जाएगा। यही घुटनों में क्यों पेन हो रहा है? बताओ ना, मेरे को बताओ यार, तुम बताओ कि ये इमोशन यही क्यों बैठ रहा है आके। ठीक है, अब इसको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई सैटर्न रूल करता है इस चीज को, तो सैटर्न खराब है बंदे का, इस वजह से बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा। अरे भैया, सैटर्न कोई तुम्हें डंडे लगाने थोड़ी ना आया है। सैटर्न बार बार तुमको वो पैटर्न दिखा रहा है ताकि तुम उसको बदलो। पर तुम उसको कैसे बदलोगे अगर तुम उस पैटर्न को समझोगे ही नहीं, मैं बंधु। तभी तो मैं कहती हूँ कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी को देखने का नजरिया इतना ज्यादा गलत है ना कि मैं बता नहीं सकती। वो उनको ऐसा लगता है कि बस ये पैटर्न हमने देखा मेरे बर्थ चार्ट में, भाई ये तो सच है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया वो आपका एक, जैसे गूगल मैप खोल के देखते हो ना, गूगल मैप है वो, उसके बाद आप डिसाइड करोगे मेरे भाई। तुमने डिसाइड करना है कि उस पैटर्न के साथ मैं करूँ क्या। व्हाट डू आई डू विद दिस पैटर्न? I have to change it. Of course, I have to change it. And the result, of course, is not in your hands. The Bhagavad Gita says that only the action is in your hands, the result is not. But the action puts you in a different state of mind, is what universe wants from you. The result, you cannot ensure the result, but you can ensure your change of mind. And what happens with change of mind? Your complete identity starts to shift. And that's what universe wants from you. Once your identity shifts, the manifestation will come into play. What's the big deal? You understand how all of this is connected. Now, if you still blame other people for your suffering, then you will not be able to grow. Because unless a certain thing happens, and I have empathy for you, I can understand when you say कि मैंने बहुत टाइम सहा यार। यार, मैं समझ पाती हूँ ना इस चीज को। ऐसी बॉडी, सोचो ना तुम, 17-18 साल इतनी भारी बॉडी लेके घूम रही हूँ। आई डोंट लाइक इट। कॉर्पोरेट में इतनी अच्छी पोजीशन पे थी, बट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मुझे मेरी बॉडी के लिए लोग इतना जज करते हैं, एंड मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, एंड आई डिड नॉट लाइक इट। आई नेवर लाइक इट कि मुझे सिर्फ अपनी बॉडी के लिए एक एक्स्ट्रा माइल क्यों जाना पड़ रहा है, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो बंधु, जस्ट टू सम अप दिस वीडियो, एक चीज को देखने का जो आपका एक तरीका है बस कि हाय मेरे साथ कुछ हो रहा है, वो आपको कभी भी उस चीज से नहीं निकाल सकता। बिकॉज एक विक्टिमाइजेशन मोड रादर आपकी ऑरा को वीक करता है, और जब भी आपकी ऑरा वीक होती है ना, तो आप वैलिडेशन के लिए, ऑरा का वीक होने का मतलब सिंपल एक चीज है भाई, कि आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो रही है। और जैसी प्राण शक्ति कमजोर होगी तो आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने लग जाओगे, एंड दैट वैलिडेशन इज योर प्राण शक्ति। ठीक है, और फिर अगर आपको नजर लग जाए ना इस प्रोसेस के बीच में, तो रोना पिटना मत। दूसरों की प्राण शक्ति मांगोगे तो दूसरों, वो सारी साइकोलॉजिकल चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से नजर लगती है लोगों को। जब लोग समझते हैं ना कि हाय कोई तुम पे कुछ नहीं कर रहा, तुम चाहते हो कि तुम दूसरों की प्राण शक्ति मांगो थ्रू वैलिडेशन। वैलिडेशन ही ईविल आई क्रिएट करता है। अगर तुम्हारी ऑरा को नहीं चाहिए किसी की वैलिडेशन, तुम्हें नजर लग ही नहीं सकती। और ऑरा कैसे स्ट्रांग होगी? तुम्हारे सोलर प्लेक्सस से, विल से। सोलर प्लेक्सस कैसे स्ट्रांग होगा? डाइजेशन से। डाइजेशन कैसे स्ट्रांग होगा?
फॉलो करो, बताऊंगी।